फ्रेंड्स, टॉप नॉच ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे ग्लोसरी ऑफ साइकियाट्री। देखिए, हम लोगों को साइकियाट्री के अंदर जो भी डिजीज कंडीशन इन फ्यूचर स्टडी करनी है, तो हम लोग अभी बेसिक टर्म्स इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि हमको डिजीज पोर्शन कवर करते टाइम हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हम लोग अल्फ़ाबेटिकली हर टर्म्स का स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जो हैं ए जो लेटर है, ए लेटर के रिगार्डिंग हम स्टडी करेंगे। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले वर्ड है एफोनिया। एफोनिया का मीनिंग है ए पर्सन स्पीक्स ओनली इन विस्पर साउंड, यानी कि पेशेंट अपनी बात है वो फुसफुसाने की आवाज़ में कहेगा। नॉर्मली हम किसी के कान में जब कोई बात कहते हैं उसको हम फुसफुसाना कहते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड है विस्पर, उसका मीनिंग फुसफुसाना ही होता है। देन नेक्स्ट आप देखिए एफेजिया। एफेजिया का मीनिंग है इनएबिलिटी टू स्पीक, यानी पेशेंट अपनी बात नहीं बोल रहा है या फिर वो अनेबल है अपनी बात कहने के लिए। देन नेक्स्ट आप देखिए एफेजिया। एफेजिया का मीनिंग है इनएबिलिटी टू स्वेलोइंग, यानी पेशेंट को निगलने के अंदर दिक्कत हो रही है। देखिए, यहाँ पे निगलने में दिक्कत इसलिए नहीं हो रही है कि उसको कोई डिजीज कंडीशन है, यहाँ पे साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है जिसके साइन और सिम्टम हमको फिजिकली शो होंगे। देन नेक्स्ट आप देखिए एमनीशिया। देखिए, एमनीशिया का लोकल जो हम मीनिंग यूज़ करते हैं वो हम करते हैं लॉस ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पे हम इसका जो है साइकियाट्री के अंदर देखेंगे पैथोलॉजिकल इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी, यानी ऐसी कोई दुर्घटना हुई है पेशेंट को साइकियाट्रिक जिसके अंदर उसको पैथोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो गया है, यानी कोई डिजीज कंडीशन, कोई ऐसा ब्रेन का ट्यूमर या ऐसी कोई कंडीशन जिसके कारण पैथोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट हुई और उसी के कारण पेशेंट का जो है मेमोरी इम्पेयरमेंट हो गया है। तो देखिए, आप एमनीशिया के भी दो टाइप होते हैं, एंटीरोग्रेड एमनीशिया एंड द रिट्रोग्रेड एमनीशिया। तो देखिए, एंटीरोग्रेड एमनीशिया का है, देखिए यहाँ पे एक वर्ड मिसप्रिंट हो गया, आप इसको ऐड कर लीजिए, लॉस ऑफ मेमोरी आफ्टर एपिसोड ऑफ प्रिसिपिटेटेड इवेंट, यानी पेशेंट के साथ जो भी दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना के बाद का पेशेंट को कुछ भी याद नहीं है। तो आप इसको याद रखने के लिए थोड़ा ये याद रख सकते हैं कि एंटीरोग्रेड के अंदर एंटीरो और आफ्टर, एंटीरो यानी आफ्टर, यानी घटना के बाद का पेशेंट को कुछ भी याद नहीं रहेगा, यानी जो घटना हुई है उससे पहले का। यानी आप इमेजिन कीजिए पेशेंट की एज 20 ईयर्स है, तो पेशेंट को 20 ईयर्स तक का तो याद रहेगा, यानी वो हमेशा अपने पास्ट में खोया रहेगा। वो उसका बचपन का टाइम, उसका स्कूल का टाइम, फ्रेंड्स के साथ फैमिली टाइम, उसके बाद का पेशेंट को कुछ भी याद नहीं रहेगा। देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिट्रोग्रेड एमनीशिया। देखिए, एंटीरोग्रेड और रिट्रोग्रेड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। रिट्रोग्रेड एमनीशिया के अंदर होगा लॉस ऑफ मेमोरी बिफोर एपिसोड ऑफ प्रिसिपिटेटेड इवेंट, यानी जो भी दुर्घटना हुई है उससे पहले का पेशेंट को याद नहीं रहेगा। देखिए, एंटीरोग्रेड और रिट्रोग्रेड में उल्टा है, एंटीरोग्रेड में घटना के बाद का याद नहीं रहता है और रिट्रोग्रेड में पेशेंट को पहले का याद नहीं रहेगा, यानी घटना के बाद पेशेंट जिन भी लोगों से मिलेगा या बातचीत करेगा उनको ही अपनी फैमिली समझेगा और उनसे ही बात करेगा, उससे पहले का पेशेंट के जो भी रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, वो किसी को भी नहीं पहचानेगा। देन नेक्स्ट आप देखिए एपैथी। एपैथी का है लैक ऑफ इमोशनल फीलिंग, यानी पेशेंट अपने इमोशंस को शो नहीं कर पा रहा है, वो इमोशनल फीलिंग नहीं जानता है कि कहाँ मुझे खुश होना चाहिए, कहाँ मुझे दुखी होना चाहिए, वो उस चीज़ को शो नहीं कर पाएगा, उसे हम कहते हैं एपैथी। देन नेक्स्ट आप देखिए एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मीनिंग है लैक ऑफ मोटिवेशन। देखिए, लैक ऑफ मोटिवेशन यूजुअली हम लोगों के अंदर भी होता है। जब हमारा एग्जाम टाइम होता है हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन में होते हैं कि पता नहीं एग्जाम कैसा होगा, मुझे कैसे मार्क्स मिलेंगे, मेरी क्या पोजीशन आएगी क्लास में। तो वहीं जो साइकेट्रिक पेशेंट है उसके अंदर जो वर्ड है हम यूज करेंगे एवोल्यूशन, यानी पेशेंट इतना ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में है कि वो खुद को मोटिवेट ही नहीं कर पा रहा है अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए या मेडिसिन के लिए या कोई भी जो भी साइकेट्री के अंदर उसके ऊपर थेरेपी अप्लाई होंगी उन चीज़ों के लिए। देन नेक्स्ट आप देखिए एडिक्शन। देखिए, जो वर्ड एडिक्शन है आपने अल्कोहलिज्म के अंदर सुना होगा। नॉर्मली अल्कोहलिक पेशेंट हैं वो लोग एडिक्टेड होते हैं, यानी उस चीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो चलिए इसके डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस बोथ फिजिकली और इमोशनली ऑन अल्कोहल और अदर मटेरियल, यानी अल्कोहल हो सकता है या फिर कोई भी अदर मटेरियल जिसके ऊपर पेशेंट स्ट्रांगली डिपेंड होगा। अब वो फिजिकली भी हो सकता है, फिजिकली इसलिए क्योंकि पेशेंट अगर अल्कोहल को सडन विड्रॉल करेगा तो उसके अंदर क्रेविंग डेवलप होगी। देखिए, क्रेविंग का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उसके उल्टे या हम कह सकते हैं साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि पेशेंट उस चीज़ को पाने के लिए चोरी करेगा या फिर पेशेंट के अंदर डायफोरेसिस होगा, उसको बीपी का प्रॉब्लम होगा। तो ये सब हम फिजिकली के अंदर कंसिडर करते हैं।
देन इमोशनली के अंदर हम कंसिडर करेंगे कि पेशेंट रोएगा, पेशेंट चिल्लाएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर गुस्सा निकालेगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस अल्कोहल या कोई भी मटेरियल अब वो फिजिकली भी हो सकती है और इमोशनली भी हो सकती है। देन नेक्स्ट आप देखिए एनहेडोनिया। देखिए एनहेडोनिया होता है इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर इन एनी एक्टिविटी, यानी कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम होने के बाद पेशेंट को किसी भी एक्टिविटी के अंदर प्लेजर एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, यानी वो उस चीज़ को लेके खुश नहीं है। उसको पहले जितना मजा आता था, जितना वो एनर्जेटिक रहता था कोई भी एक्टिविटी को लेके, अब वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। देन नेक्स्ट आप देखिए एप्रेक्शिया। एप्रेक्शिया का मीनिंग है अनएबल टू कैरी आउट नॉर्मल एक्टिविटी डिस्पाइट इंटैक्ट मोटर फंक्शन, यानी पेशेंट की जो मोटर फंक्शन है, जो हमारे हाथ पैरों की मूवमेंट है, हमारा गेट पोस्चर, वो सब नॉर्मल है। ये सब नॉर्मल होने के बावजूद भी पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को कैरी आउट नहीं कर पा रहा है। देन नेक्स्ट आप देखिए एम्बिवेलेंस। देखिए एम्बिवेलेंस जो वर्ड है उसका है को एग्जिस्टेंस ऑफ टू अपोजिट डिजायर्स फीलिंग्स इमोशंस टुवर्ड सेम पर्सन गोल, या फिर हम कह सकते हैं ए कन्फ्लिक्ट टू डू और नॉट टू डू, यानी हम हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं द्वंद्व, यानी कोई भी चीज़ को लेकर हमारे अंदर ओपोजिट फीलिंग है कि हम उस चीज़ को करें या हम ना करें। जैसे आप लोग इमेजिन कीजिए कि आपका टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, और दूसरी तरफ आपका फ्रेंड आपको बोल रहा है कि चलो मूवी देखने चलते हैं। तो उस टेस्ट के अंदर मतलब आप कंफ्यूज होंगे उस स्टेट के अंदर कि क्लास टेस्ट है, मतलब नहीं दें क्या फ़र्क पड़ जाएगा, या फिर दें नंबर तो ऐड होने नहीं हैं। फिर दूसरी तरफ सोचेंगे चलो मूवी देख लेते हैं, फिर आप सोचेंगे नहीं मूवी देखें या फिर हम क्लास टेस्ट अटेंड करें। तो ये जो कंडीशन है इसको हम एम्बिवेलेंस बोलते हैं। देन नेक्स्ट आप देखिए एटैक्सिया। देखिए एटैक्सिया का मीनिंग होता है इनकोऑर्डिनेटेड मसल मूवमेंट्स। तो इनकोऑर्डिनेशन का मतलब है कि पेशेंट जब भी नॉर्मली चलेगा तो उसके जो हाथ पैर हैं उनका बैलेंस सही नहीं बनेगा। नॉर्मली हम लोग एटैक्सिया देखते हैं अल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर, मतलब जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है तो वो लड़खड़ा के चलता है, तो उसी वर्ड को हम बोलते हैं एटैक्सिया। देन नेक्स्ट आप देखिए ऑटिस्टिक थिंकिंग। इसका है प्री ऑक्यूपेशन टोटली रिमूविंग ए पर्सन फ्रॉम रियलिटी, यानी एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसे स्टेट जिसके अंदर पेशेंट खुद को पूरी तरह से रियलिटी से अलग कर लेता है, यानी उसको नहीं पता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, उससे कोई बात कर रहा है वहाँ पे भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। या फिर हम इसको कह सकते हैं यानी खुद में ही मगन रहना, यानी उसको नहीं पता मेरे आसपास क्या एनवायरनमेंट है, क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, क्या घटनाएं हो रही हैं, ना तो वो उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेगा ना वो रिस्पॉन्ड करेगा, तो उसको हम कहते हैं एटोस्टिक थिंकिंग। देन नेक्स्ट आप देखिए इग्नोशिया। देखिए इग्नोशिया का मीनिंग है सेंसरी इम्पेयरमेंट वेयर पेशेंट इज अनएबल टू रिकॉग्नाइज फैमिली और ऑब्जेक्ट, यानी पेशेंट के जो सेंसरी ऑर्गन्स या हमारी जो सेंसरी फंक्शन है उनमें इम्पेयरमेंट हो गया है, और उन्हीं इम्पेयरमेंट के कारण पेशेंट अपने फैमिली मेम्बर्स को या ऑब्जेक्ट्स को पहचानने से मना कर रहा है, यानी वो उन लोगों को नहीं पहचान पा रहा है। देन नेक्स्ट आप देखिए एंजाइटी। देखिए एंजाइटी बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने यूजुअली फील भी किया होगा। हम लोग हमारी रूटीन लाइफ पे भी हम लोगों को एंजाइटी हो जाती है, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं घबराहट। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग, डिफ्यूज एप्रीहेंशन दैट इज रिलेटेड टू फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड हेल्पलेसनेस, यानी एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर पेशेंट अनसर्टेन है, यानी उसको नहीं पता कि क्या घटने वाला है, बट वो उस चीज़ को सोच सोच कर ही अपने आप में टेंस है, और दूसरा उसको लगता है अगर ये कंडीशन मेरे साथ होती है तो मैं हेल्पलेसनेस हूँ, मेरी कोई मदद नहीं करेगा। और यहाँ पे जो एप्रीहेंशन वर्ड है वो नॉर्मली हम लोग एमआई के पेशेंट के अंदर देखें तो देखिए जो एमआई का पेशेंट होता है जब भी उसको अटैक आता है तो वैसा फील करता है, इतना मतलब सीवियर पेन होता है उसको लगता है कि बस अब नेक्स्ट मतलब मेरी डेथ होगी, कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तो जो वो वाली फीलिंग होती है उसी के अंदर अनसर्टेनिटी भी आ जाती है, यानी पेशेंट को यूँ लगता है पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है और अब कोई मेरी मदद नहीं करेगा, तो वो जो है उसको हम एंजाइटी कंसिडर करते हैं। तो देखिए जो ए लेटर है उसकी टर्म्स कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम मूव करेंगे बी लेटर के ऊपर। तो देखिए बी के अंदर सबसे पहले आता है ब्लैकआउट। तो हम देखेंगे सडन लॉस ऑफ कंसंट्रेशन एन एपिसोड ऑफ फॉरगेटिंग ऑल और पार्ट ऑफ व्हाट अकर ड्यूरिंग और फॉलोइंग ए पीरियड ऑफ एल्कोहल इंटेक, यानी कि जितनी देर पेशेंट अल्कोहल ले रहा है या फिर उस स्टेट के अंदर है, यानी कि अल्कोहल हमारे ब्रेन तक चली गई है,
तो वो जो भी 4-5 घंटे का पीरियड है या 10 घंटे का, 12 घंटे का, देखिए वो डिपेंड करता है कि आप लोगों ने अल्कोहल का इंटेक कितना किया है या पेशेंट ने कितना उस चीज़ को इंटेक किया है। ज़्यादा इंटेक करेगा तो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा देर तक हमारे ब्रेन में रहेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि जितनी देर तक पेशेंट ने अल्कोहल लिया उसके बाद का जो भी स्टेट है उसके अंदर पेशेंट है अपनी कंसंट्रेशन लॉस कर देता है, यानी उसको नहीं पता मेरे आसपास क्या हो रहा है या फिर उन चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, यानी कि अटेंशन और फोकस होकर चीज़ नहीं कर पाएगा। तो अब उसके अंदर कंडीशन ये है कि या तो वो उस पूरी दुर्घटना को भूल जाएगा, यानी अल्कोहल इनटेक के बाद जो भी इवेंट होगा उसको भूल जाएगा, या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को भूल जाएगा अल्कोहल इनटेक करने के बाद में। तो उसे हम यूज़ करते हैं ब्लैकआउट। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि कोई भी पेशेंट या नॉर्मली हम देखते हैं ड्रिंक करने के बाद में, जैसे मान लो किसी को गाली दे रहा है, किसी के साथ लड़ाई कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, देन पेशेंट मान लो सो जाएगा, फिर वो सुबह उठेगा, फिर हम उसे पूछेंगे कि तूने रात को ये किया या फिर तूने इसको ये बोला, तूने किसी को मारा पीटा झगड़ा किया, तो वो उस चीज़ को लेके बोल देगा कि मेरे को नहीं पता है मैंने ऐसा किया, यानी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो उसके माइंड में चीज़ है ही नहीं। तो इसको हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्लैकआउट। देन नेक्स्ट आप देखिए ब्लंट इफेक्ट, ए रिडक्शन इन इमोशनल एक्सपीरियंस। देखिए ब्लंट, नॉर्मली हम जो वर्ड सुनते हैं ब्लंट का मतलब होता है जो खुरदरी जो चीज़ है उसके ऑपोजिट, यानी कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा चपटी या ब्रॉड है। तो इसका मतलब ये अफेक्ट का मतलब होता है हमारे मूड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पेशेंट का जो भी इमोशनल एक्सपीरियंस है, जो भी वो फील कर रहा है, वो उस चीज़ को बता नहीं पाएगा, उसकी फीलिंग्स के अंदर कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी और उसी के कारण पेशेंट का जो मूड है वो डिपेंड करेगा। अगर उसकी फीलिंग्स के अंदर कमी है तो उसके फेस के ऊपर दिखाई देगा। जैसे देखिए नॉर्मली हमारा जो फेस है, मैं आपको करके बताती हूँ, नॉर्मली हमारा फेस का रिएक्शन होता है ये, और ब्लंट के अंदर एकदम पेशेंट ऐसे हो जाएगा। देखिए ये फेशियल एक्सप्रेशन है जिनकी जब हम स्टडी करते हैं केस स्टडी तभी हम बता सकते हैं। देन नेक्स्ट आप देखिए बुलिमिया नर्वोसा। देखिए बुलिमिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा या फिर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अभी हम स्टडी कर लेते हैं। एन ईटिंग डिसऑर्डर जिसके अंदर होता क्या है, पेशेंट इज ओवर ईटिंग एंड आफ्टर दैट इंड्यूसिंग वॉमिटिंग मैनुअली, यानी कि पहले तो पेशेंट बहुत ज़्यादा खा लेगा, यानी उसको कोई एंजाइटी या टेंशन है जिसके अंदर पेशेंट ने ओवर ईटिंग कर लिया है, देन पेशेंट वोमिटिंग करने की कोशिश करेगा, वो भी मैनुअली। देखिए मैनुअली है कि जैसे एक तो मतलब हम कोई डिजीज कंडीशन के अंदर है तो उसमें तो हम लोगों को हमारा जो इन्फ्लक्स है वोमिटिंग का वो ऑटोमेटिक होता है, और मैनुअली ये है कि हम मुंह के अंदर उंगली दे रहे हैं या कोई ब्रश या स्टिक लेके हम लोग हमारा जो ओरोफेरेंजियल है वहाँ पे हम उसको बारी बारी टच कर रहे हैं। तो टच करने के कारण जो हमारा वोमिटिंग रिफ्लेक्स है वो स्विच ऑन हो जाएगा, और स्विच ऑन होने के बाद पेशेंट को वोमिट होगा। तो ये जो कंडीशन है ये बुलिमिया नर्वोसा के अंदर आती है। देन नेक्स्ट आप देखिए हम सी लेटर के ऊपर मूव ऑन करेंगे। तो सी के अंदर जो टर्म्स हैं वो है हमारी, फर्स्ट टर्म है कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी में आप देखिए टेम्पररी लॉस ऑफ मसल टोन एंड वीकनेस बाय ए वैरायटी ऑफ इमोशनल स्टेट, यानी पेशेंट एक ऐसे इमोशनल स्टेट के अंदर आ गया है जहाँ पे उसको यूँ लगता है कि मेरी जो भी मसल मूवमेंट है, मेरी मसल टोन है वो वीक हो गई है या कुछ टाइम के लिए लॉस हो गई है, और वो इसलिए नहीं हो रही है कि पेशेंट को कोई बीमारी है, यानी पेशेंट एक ऐसे इमोशनल स्टेट है जिसके कारण ये पेशेंट को फेस करना पड़ रहा है। देन नेक्स्ट आप देखिए कॉन्फेबुलेशन, फीलिंग ऑफ मेमोरी गैप्स बाय इमेजिन और अनट्रू एक्सपीरियंस, या फिर जैसे कि इसका एग्जांपल है डिमेंशिया का क्लाइंट। देखिए कॉन्फेबुलेशन के अंदर होता है कि पेशेंट जिन चीज़ों को भूल गया है या जो भी अपनी मेमोरी के पार्ट्स को भूल गया है वहाँ पे वो अपनी मर्जी से उसके अंदर झूठी कहानियाँ या बातें ऐड करके हमको सुनाएगा। तो जो डिमेंशिया का क्लाइंट होता है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्फेबुलेशन। देन नेक्स्ट आप देखिए सर्कमस्टेंशियलिटी, पेशेंट गिव्स अनवांटेड एक्सेसिव डिटेल्स बिफोर रीचिंग द गोल, यानी हम पेशेंट से जिस भी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो डायरेक्ट हमें उस टॉपिक के बारे में ना बता के उस बात को घूम घूम के बताएगा। जैसे कि आपने पेशेंट से पूछा कि आपको जब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो आपको एडमिट किसने करवाया, तो पेशेंट डायरेक्ट यूँ नहीं कहेगा कि मेरे को उस तारीख को या फिर मेरे को उस टाइम पे एडमिट करवाया। पेशेंट आपको देखिए फॉर एग्जांपल पेशेंट आपको ऐसे बोलेगा कि मेरा बेटा आया था
उसने पहले मेरे को घर से ऑटो दिलवाया, ऑटो से वो मेरे को बाहर घुमाने लेके गया, वहाँ से हम लोग खाना खाने गए। खाना खाने के बाद उसने मेरे को बोला कि चलो पापा हम वापस घर चलते हैं। फिर घर जाने के बाद हमने सोचा कि चलो हम किसी से मिल के आते हैं। फिर वहाँ से मिलने के बाद मेरा बेटा मुझे हॉस्पिटल लेके आया और उसने मुझे एडमिट करवाया। तो देखिए पेशेंट को यहाँ पे डायरेक्ट रिप्लाई तो ये देना चाहिए था कि मेरे को इस तारीख को या इस टाइम को एडमिट कराया, बट पेशेंट आपको घुमा फिरा के वो जो गोल है वहाँ तक लेके जाएगा। और उसके अंदर भी पेशेंट आपको क्या दे रहा है, अनवांटेड और एक्सेसिव डिटेल्स दे रहा है, यानी आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, उसको सिंगल लाइन में जवाब देना चाहिए पर वो उस चीज़ को घुमा फिरा के बता रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी। देन नेक्स्ट आप देखिए क्लैंग एसोसिएशन। पेशेंट इज सिलेक्ट वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ टोन ऑफ वर्ड्स नॉट बाय देयर मीनिंग्स। तो इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, रैट, कैट, बैट इन अ रिदमिक मैनर और मैनी क्लैंग। यानी कि जो क्लैंग एसोसिएशन है इसका सिंपल मीनिंग हम बोल सकते हैं तुकबंदी। तो यहाँ पे पेशेंट जो है हम उससे कोई भी बात कर रहे हैं तो उसका मीनिंग है वो हमें नहीं बताएगा, वो उसका जो मीनिंग हमको चाहिए वो नहीं बताएगा, उसको वो एक टोन के बेस पे यूज करेगा। जैसे देखिए वो बोलेगा RAT रैट, CAT कैट, BAT बैट। तो यहाँ पे AT जो वर्ड्स हैं वो कॉमन दिखाई दे रहे हैं। एक रिदमिक मैनर यानी एक जैसे नॉर्मली हम कोई पोएम पढ़ते हैं तो पोएम के जो हर सेंटेंस के जो लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं वो आपस में मैच करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं रिदमिक मैनर। और ये जो है ये मैनिक पेशेंट के अंदर क्लैंग एसोसिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट आप देखिए कंपल्शन। कंपल्शन के अंदर है नीड टू एक्ट ऑन ए इम्पल्स दैट इज इफ रेजिस्टेड प्रोड्यूस एंजाइटी। देखिए कंपल्शन होता है जो OCD के जो पेशेंट्स होते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी पेशेंट को अंदर से फीलिंग आती है कि मेरे को ये चीज़ करनी है, उसको यूँ लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ नहीं की तो मेरे अंदर एंजाइटी होगी। देखिए कंपल्शन यहाँ पे ये है, मान लीजिए OCD का पेशेंट है, उसको ऑफिस जाना है, उसको अपने घर के लॉक लगा दिया उसने, तो थोड़ी देर बाद जाकर उसको लगेगा नहीं मैंने लॉक नहीं लगाया, तो वो वापस लॉक लगाएगा, फिर वो 2 बार 3 बार 4 बार, यानी जब तक उसकी एंजाइटी रिड्यूस नहीं हो जाती है तब तक वो उस चीज़ को करता रहेगा। तो कंपल्शन यानी कोई काम को करना। देन नेक्स्ट आप देखिए क्रेविंग। देखिए क्रेविंग का मैंने आपको मीनिंग एडिक्शन के अंदर बताया था। क्रेविंग होता है स्ट्रॉन्ग इनर ड्राइव टू यूज ए सब्सटेंस और डिपेंडेंस क्लाइंट, यानी कि पेशेंट को अंदर से फीलिंग आती है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ के ऊपर वो डिपेंड है कहीं ना कहीं, उस सब्सटेंस के ऊपर। अब वो सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, ओपियोइड्स हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है। देन नेक्स्ट आप देखिए हम D लेटर के ऊपर मूव ऑन करेंगे। तो आप देखिए डेलूजन, false unshakable belief that is not countered by reasoning and cannot explain on the basis of cultural and educational background। देखिए डेलूजन को हम लोग हमारी देसी लैंग्वेज में बोलते हैं भ्रम। भ्रम जो वर्ड है वो आप लोगों ने सुना होगा। इसके अंदर हम डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉल्स यानी झूठा, अनशेकेबल बिलीफ यानी आप पेशेंट को कितना भी यकीन दिलाओ कि ये चीज़ यूं है या यूं नहीं है, वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा। और हम ये नहीं कह सकते कि उसका कल्चरल और एजुकेशन बैकग्राउंड के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। देखिए पेशेंट एजुकेटेड भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए एजुकेटेड क्लाइंट है, आप उसको कोई चीज़ बता रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड ही, तो पेशेंट को ऐसा भ्रम है कि नहीं ये मेरे से झूठ बोल रहा है, यानी कितना भी एजुकेटेड क्लाइंट क्यों ना हो इस चीज़ का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। डेलूजन का अंदर ये है कि आप पेशेंट को कितना भी समझाओ या वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जो भी उसको बताएंगे, उसने अपने मन में जो भ्रम पाला है वो उसी चीज़ के ऊपर ही यकीन करेगा। देन नेक्स्ट आप देखिए डिमेंशिया। डिमेंशिया का है ओवरऑल और ग्लोबल इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव फंक्शन that is progressive and usually interferes with social and occupational activities। यानी पेशेंट का ओवरऑल या ग्लोबल यानी उसका पूरे रूप से जो हमारी इंटेलेक्चुअल हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है वो इम्पेयर हो चुकी है, और वो इस वे में इम्पेयर हुई है कि पेशेंट मतलब वो प्रोग्रेसिव वे में चलती रहेगी और उसके जो भी सोशल, उसके ऑक्यूपेशनल, उसकी जो भी डेली एक्टिविटी हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगी उसके अंदर। तो ये हमको डिमेंशिया के पेशेंट के अंदर दिखाई देता है। देन नेक्स्ट आप देखिए डिसओरिएंटेशन। देखिए डिसओरिएंटेशन के अंदर है अनेबल टू रिकॉग्नाइज टाइम, प्लेस और पर्सन, यानी पेशेंट अपनी कंडीशन से डिसओरिएंट है। आप पेशेंट को पूछेंगे अभी क्या टाइम हुआ है तो आपको उल्टा टाइम बताएगा।
जी अभी मॉर्निंग के 9 o'clock है। आप उससे पूछेंगे, वो शाम को 5 बजे का टाइम बता रहा है। आप उससे पूछेंगे कि आप कहाँ पे हैं, तो उसको बोलना चाहिए कि मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ, बट पेशेंट बोलेगा मैं तो अपने घर पे हूँ। फिर आप उससे पूछेंगे कि आपके आसपास कौन लोग हैं, तो उसके आसपास डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पेशेंट हैं, तो वो उन लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। वो कहेगा मैं नहीं जानता इन लोगों को, ये कौन है, या फिर वो उल्टा उल्टा जवाब देगा हर चीज़ का, तो उसको हम कहते हैं डिसोरिएंटेशन। देन नेक्स्ट आप देखिए डिस्ट्रैक्शिया, लर्निंग डिसऑर्डर इन रीडिंग डोमेन, यानी कि डिस्ट्रैक्शिया हमारी जो लर्निंग पावर है उस चीज़ को अफेक्ट करता है। और किस वे में करता है? रीडिंग डोमेन। रीडिंग यानी हम लोग कोई भी चीज़ को रीड कर पा रहे हैं। जैसे इमेजिन कीजिए मैं आप लोगों को स्टडी करवा रही हूँ, तो मेरी स्लाइड पे जो भी चीज़ शो हो रही है मैं उसको रीड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी रीडिंग डोमेन या मेरा जो रीडिंग पार्ट है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और ये चीज़ है लर्निंग से रिलेटेड, तो उसको हम कहेंगे डिस्ट्रैक्शिया। देन नेक्स्ट आप देखिए डिस्टोनिया, मसल रिजिडिटी दैट अफेक्ट्स पोस्चर, गेट, आई मूवमेंट्स। तो इसके अंदर आप देखिए डिस्टोनिया यानी जो हमारी टोन है वो बिगड़ चुकी है, और यहाँ पे जो टोन है वो नॉर्मली किससे अफेक्ट, हमारी मसल्स हैं वो रिजिड हो गई यानी वो टाइट हो गई हैं, तो ये हम अफेक्ट करेगा हमारे पोस्चर को, यानी हमारा जो खड़े होने का स्टाइल होता है, हमारा स्टैंडिंग वे क्या है उसको, हमारा गेट, हमारा चलने का जो तरीका है उसको, हमारे जो आई मूवमेंट्स हैं उनको अफेक्ट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं डिस्टोनिया। देन नेक्स्ट आप देखिए डीपर्सोनलाइजेशन। डीपर्सोनलाइजेशन है ए पर्सन सब्जेक्टिव सेंस ऑफ बीइंग अनरियल, स्ट्रेंज और अनफैमिलियर, यानी कि पेशेंट है उसका जो सब्जेक्टिव सेंस है कि मुझे क्या चीज़ फील हो रहा है, उसको इंटरनली फीलिंग्स आएंगी कि मैं किसी को भी यहाँ पे नहीं जानता हूँ। देखिए वो अपनी पर्सनैलिटी से अलग हो जाएगा, उसकी नॉर्मल जो भी पर्सनैलिटी है वो उसको कंसिडर ही नहीं करेगा, यानी उसको जो सब्जेक्टिव यानी उसको अंदर से फीलिंग आ रहा है कि मेरे आसपास कुछ अजीब हो रहा है, मैं इन लोगों को नहीं पहचान पा रहा हूँ, बल्कि उसके आसपास सब नॉर्मल होता है। देन नेक्स्ट आप देखिए डी रियलाइजेशन। डी रियलाइजेशन के अंदर है इस सब्जेक्टिव सेंस ऑफ दैट एनवायरनमेंट इज स्ट्रेंज। देखिए इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइए। डीपर्सोनलाइजेशन के अंदर पेशेंट अपनी पर्सनैलिटी से अलग हो गया है, उसको लगेगा कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है जिससे कारण मैं बाहर की चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ। बल्कि डी रियलाइजेशन है उसके अंदर पेशेंट को लगेगा कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, पर मेरे आसपास जो घटनाएं हैं वो अबनॉर्मल हो रही हैं, स्ट्रेंज हैं, वो अनरियल है, मैं उनके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन दोनों में आप थोड़ा सा समझिए, पर्सोनलाइजेशन में उसको इंटरनल फीलिंग्स हैं, और रियलाइजेशन के अंदर उसको लग रहा है कि इन्वायरमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है। देन नेक्स्ट आप देखिए हम ई लेटर लेंगे, इकोलेलिया, इमिटेशन ऑफ स्पीच। देखिए ये बहुत कॉमन वर्ड है, इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं साइकेट्री के अंदर, और नॉर्मली हर डिजीज़ के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। सिजोफ्रेनिया हुई या मेनिया हुई, इन वाले क्लाइंट्स के अंदर हमको ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप देखिए इकोलेलिया, इकोलेलिया का मीनिंग है इमिटेशन ऑफ स्पीच। जैसे इमेजिन कीजिए आपने पेशेंट से पूछा आपका नाम क्या है, तो पेशेंट भी आपको वही बात रिपीट करेगा कि आपका नाम क्या है। आप उसको फिर कहेंगे अच्छा आप क्या काम करते हैं, तो वो भी आपको वही कहेगा आप क्या काम करते हैं, यानी आपकी हर चीज़ को रिपीट करेगा, उसको बोलते हैं इमिटेशन, होता है नकल करना। देन नेक्स्ट आप देखिए इकोप्रेक्सिया, इमिटेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ अदर पर्सन, यानी कि देखिए इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया में यही डिफरेंस है कि इकोलेलिया में पेशेंट आपकी स्पीच को कॉपी करेगा, वहीं पे इकोप्रेसिया के अंदर पेशेंट आपके बिहेवियर को या फिर आपकी एक्टिविटी को है उसको इमिटेट करेगा। जैसे देखिए आपने पेशेंट को ऐसे बोला हेलो हाउ आर यू, देखिए यहाँ पे आपने उसको एक्ट करके बताया, तो उसी तरह यहाँ पे पेशेंट भी आपको एक्ट करेगा हेलो हाउ आर यू। तो देखिए ये है इकोप्रेक्सिया। देन नेक्स्ट आप देखिए ईगोसेंट्रिक, यानी सेल्फ सेंटर्ड, लैकिंग इंटरेस्ट इन अदर्स। देखिए हम नॉर्मली जो वर्ड यूज़ करते हैं कि तेरे अंदर बहुत ईगो है या फिर इस पर्सन में बहुत ईगो है, ये किसी से बात नहीं करता, यानी उस पेशेंट को कहीं ना कहीं ईगो है सॉरी। सेल्फ सेंटर यानी पेशेंट सिर्फ खुद तक सीमित है और किसी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। देन नेक्स्ट आप देखिए एनकोप्रेसिस, इनवॉलेंट्री पैसेज ऑफ फीकस इन इनएप्रोप्रिएट प्लेस आफ्टर एज ऑफ वॉलेंट्री कंट्रोल हैज़ बीन एस्टेब्लिश, यानी कि हमारा जो फिकस है उसके ऊपर हमारा जो जेनाइटल कंट्रोल्स होता है वो 3-4 साल तक आ जाता है उसके बीच में,
यानी पेशेंट का जो वॉलेंट्री कंट्रोल है अपने फिकस या स्टूल के ऊपर, उस एज के बाद पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसके कारण पेशेंट इनएप्रोप्रिएट प्लेस, यानी हम नॉर्मली टॉयलेट का यूज करते हैं, टॉयलेट के अलावा पेशेंट अपने बेड पे या अपने रूम में या कोई भी ओपन प्लेस के अंदर फिकस पास आउट करता है, तो उसको हम बोलते हैं एनकोप्रेसिस। देन नेक्स्ट आप देखिए इन्यूरेसिस। देखिए ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, इनवॉलेंट्री पैसेज ऑफ यूरिन आफ्टर एज ऑफ वॉलेंट्री कंट्रोल हैज बीन एस्टेब्लिश, यानी कि वॉलेंट्री हमारा कंट्रोल हो जाएगा हमारे स्फिंक्टर, हमारे ब्लैडर के ऊपर उस एज के बाद में पेशेंट किसी भी जगह पे यूरिन पास कर रहा है और उसका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, यानी वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो इसको हम कहते हैं इन्यूरेसिस। देन नेक्स्ट आप देखिए यूफोरिया, एक्सेसिव फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, यानी जब हमारे पास कोई अच्छा इवेंट होता है या घर में कोई भी ऐसा अच्छा मौका है तो हम नॉर्मली हम खुश होते हैं, कभी कभी हम एक्साइटेड हो ही जाते हैं कि चलो हमारे घर में ये इवेंट है, नॉर्मली शादी है या फ्रेंड का बर्थडे है, ऐसा कोई भी इवेंट, तो यहाँ पे ठीक है यूफोरिया कुछ टाइम के लिए ठीक है, पर लंबे टाइम के लिए खुश होना ये भी एक डिजीज कंडीशन है। तो यहाँ पे एक्सेसिव फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है, जैसे मान लीजिए आप क्लास के मॉनिटर हैं, कॉलेज में या स्कूल में कोई इवेंट होने वाला है, आपके टीचर्स ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको ये एक्टिविटी करनी है, आपको मैनेजमेंट का काम दिया, तो आपके अंदर बहुत अंदर से खुश की फीलिंग आएगी कि वाह मेरे को टीचर ने इस चीज़ के लिए सिलेक्ट किया है, तो आप कोई भी एक्टिविटी आपको चल के करनी है आप दौड़ के करेंगे, कोई भी चीज़ लानी है आप खुद आगे से कहेंगे कि नहीं नहीं ये चीज़ मैं लेके आता हूँ, तो ये होती है एक्सेसिव फीलिंग। देन नेक्स्ट आप देखिए यूज स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस आपने वर्ड सुना है जिसको हम तनाव कहते हैं, तो जो यूज स्ट्रेस है इसका मीनिंग होगा पॉजिटिव एंड मोटिवेटिंग स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस तो है बट वो स्ट्रेस हमको पॉजिटिव मिल रहा है और हमको मोटिवेट करेगा। जैसे मान लीजिए आपने क्लास टेस्ट अटेंड किया, आपके अच्छे मार्क्स आए, तो आपके टीचर्स ने अनाउंसमेंट की कि इस टेस्ट के बाद में आपका एक फाइनल या फिर आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा, तो आप पॉजिटिवली मोटिवेटेड हैं, आपको स्ट्रेस मिला है कि 10 दिन का टाइम है आपको सिलेबस कवर करना है, तो आप उस चीज़ को पॉजिटिवली लेके कवर करेंगे, तो उसको हम कहते हैं यूज स्ट्रेस। और ये होना ज़रूरी है क्योंकि अगर कुछ कभी कभी क्या है ना कि किसी भी काम के लिए प्रेशर ज़रूरी है, चैलेंज ज़रूरी है, अगर प्रेशर और चैलेंज नहीं होगा तो हम भी चेंज नहीं हो पाएंगे। तो देन नेक्स्ट आप देखिए हम एफ के ऊपर आ गए हैं, तो देखिए आप फ्लैट अफेक्ट, एब्सेंस ऑफ एनी साइन ऑफ अफेक्टिव एक्सप्रेशन, इमोबाइल फेस, मोनोटोनस वॉइस। देखिए फ्लैट का मीनिंग चपटा होता है, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है हम उसको टच करते हैं, एक तो सरफेस होती है रफ यानी खुरदरी, एक फ्लैट यानी चपटी, हम उस पर अगर हाथ रखेंगे तो हमको बिल्कुल स्मूथ फील होगा, तो इसी तरह हमारा जो अफेक्ट है हमारा मूड है वो फ्लैट होता है। एब्सेंस ऑफ एनी साइन ऑफ अफेक्टिव एक्सप्रेशन, यानी हमारा जो फेस है कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा, जैसे इमोबाइल फेस। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ये मेरा मोबाइल फेस है और मेरा इमोबाइल फेस होगा ये। देखिए अब कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसको हम इमोबाइल फेस बोलेंगे। और मोनोटोनस वॉइस है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा जो बोलने का जो टोन है वो एक लेवल में आएगा। जैसे मेनिया का जो पेशेंट है वो कभी हाइपर होता है कभी कम होता है, उसका जो बोलने का टोन है वो अप एंड डाउन होता है, तो वो मोनोटोनस जो वॉइस है वो यूज़ नहीं करेगा। नॉर्मली मोनोटोनस जो वॉइस है वो डिप्रेशन का क्लाइंट यूज़ करता है। जैसे आप डिप्रेशन के क्लाइंट से बात करेंगे तो उसकी आंखें नीचे होंगी और आपको एकदम स्लोली रिस्पॉन्ड करेगा और सेम टोन के अंदर, तो उसको बोलते हैं मोनोटोनस। या जिससे हम वर्ड यूज़ करते हैं एक उबाऊ आवाज़, यानी जिससे हम सुनना पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हमारे बहुत सारे टीचर्स होते हैं कॉलेज में या फिर हमारे स्कूल में कि जब भी उनकी क्लास आती है ना तो हम क्या बोलते हैं कि यार ये तो बहुत बोरिंग पढ़ाने वाला है, यानी उसकी आवाज़ सुन के आप बोर होते हैं क्योंकि वो एक ही टोन को यूज़ करता है, तो उसे कहते हैं मोनोटोनस वॉइस। देन नेक्स्ट आप देखिए फ्यूज, पेशेंट इज अनेबल टू रिकॉल वंस पास्ट आइडेंटिटी एक्कम्पनीड बाय सडन एंड अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल अवे फ्रॉम होम, यानी कि पेशेंट अपनी पास की आइडेंटिटी को भूल के नई चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया, वो भी अचानक से, और अपनी नेटिव प्लेस छोड़ के कहीं और चला गया है। और जब भी आपने इमेजिन कीजिए आपने उसको ढूंढ लिया या पकड़ लिया, तो आप जब भी उसे डिस्कस करेंगे या पूछेंगे पास्ट के बारे में तो पेशेंट आपको बिल्कुल मना कर देगा, वो अपनी आइडेंटिटी अपना नाम पता सब बदल लेगा, उसको पास्ट का कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो ये फ्यूज जो वर्ड है ये डिसोसिएटिव एक डिजीज होती है, उसके अंदर मेनली ये वर्ड यूज होता है।
देन नेक्स्ट आप देखिए एच। एच के ऊपर है हेलुसिनेशन, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। यानी कि पेशेंट के जो सेंसेस हैं वो उसको फॉल्स या झूठे फील हो रहे हैं, यानी एक्चुअली में कोई इवेंट नहीं होता है, बट पेशेंट के सेंसेस हैं उसको यूँ फील होता है कि ये चीज़ हुई है। जैसे मान लीजिए पेशेंट कोने में बैठा है, वो आपको आवाज़ दे के बुला रहा है, आप उसके पास गए तो वो पेशेंट कहेगा कि मेरे को आवाज़ आ रही है या वहाँ से मेरे को कोई चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन आप जब देख रहे हैं ना ही तो कोई आवाज़ आ रही है, ना ही आपको कोई चीज़ दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल स्टिमुलस यानी बाहर कोई भी चीज़ नहीं है, बट पेशेंट को ऐसा फील हो रहा है कि वहाँ पे कुछ है, तो उसको हम कहते हैं हेलुसिनेशन। देन नेक्स्ट आप देखिए हाइपोकॉन्ड्रियासिस। पेशेंट हैव परसिस्टेंट एबनॉर्मल एंजाइटी रिगार्डिंग डिजीज ऑल्दो मेडिकल एविडेंस हैज प्रूवन। यानी पेशेंट है उसको एक एंजाइटी रहती है कि मेरे को ये डिजीज है। अब पेशेंट हॉस्पिटल जाएगा, वो सारे डायग्नोसिस कराएगा, सारे चेकअप कराएगा, लेबोरेटरी टेस्ट करवाएगा, यानी मेडिकली वो चीज़ प्रूव हो गई है कि पेशेंट को कुछ भी नहीं है, बट पेशेंट उस चीज़ को नहीं मानेगा और बारी बारी टेस्ट करवाता रहेगा। देखिए इस चीज़ को डॉक्टर शॉपिंग भी बोलते हैं। देखिए जैसे हम कपड़ों की या कोई चीज़ की शॉपिंग करते हैं, वैसे डॉक्टर शॉपिंग का मतलब है कि पेशेंट एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए, वो उस चीज़ को मना कर देगा, फिर वो दूसरे के पास जाएगा, तीसरे के पास। तो ऐसे पेशेंट डॉक्टर बाय डॉक्टर जाता रहता है, बट उसकी एंजाइटी कम नहीं होती है, बल्कि मेडिकली प्रूव है कि ये पेशेंट सही है, बट वो उस चीज़ को मानता ही नहीं है। देन नेक्स्ट आप देखिए हिप्नोसिस, एन अनकॉन्शियस स्टेट वेयर समबडीज माइंड एंड एक्शंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय अनदर पर्सन। यानी पेशेंट को पहले हम अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर लाएंगे। जैसे आपने भूल भुलैया जो पिक्चर है उसके अंदर ऐसा होता है कि जो हीरोइन है विद्या बालन, उसको मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, तो वहाँ पे उसको चेयर पे बैठा के और कोई भी ऐसा लोकेट या इंस्ट्रूमेंट लेके उसको, जैसे आप इमेजिन कीजिए कुछ है आपके हाथ में, आप उसको स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं, तो पेशेंट का जो फोकस है वो यहाँ पे रहेगा, पेशेंट इसको देखता रहेगा और जो भी इंस्ट्रक्टर है वो उसको बोलता रहेगा। तो पेशेंट अपनी कॉन्शियस स्टेट से अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर मूव करेगा। उसके बाद उसके माइंड को है वो इंस्ट्रक्टर कंट्रोल करता है, वो उसको इमेजिन करने को बोलता है कि आप इमेजिन कीजिए आप बैठे हुए हैं और अभी आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आप एक गांव में हैं, वहाँ पे आसपास ऐसा शांति का माहौल है, झरना बह रहा है। तो ये हिप्नोसिस एक टेक्निक है, हम साइकेट्री के अंदर यूज करते हैं पेशेंट की जो बिहेवियर प्रॉब्लम है उनको लेके। तो फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।